आप सभी लोग कैसे हैं? मेरी जो क्लास चल रही है इंटरनेट सिक्योरिटी की, अभी मैं आपको बेसिक चीज समझा रहा हूं, बहुत ही बेसिक चीज कि प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे और किस तरह प्रश्नों को सॉल्व करोगे। आप हमेशा ध्यान देना इस बात को। आज मैं कुछ नए शब्दों को लेकर चलूंगा मैं कि प्रश्न को कैसे पूछा जा सकता है। अभी हम लोग टॉपिक पर आएंगे एक दिन बाद। आज मैं एक शब्द लेता हूं, हमेशा ध्यान देना इस बात को कि वैश्वीकरण एवं आंतरिक सुरक्षा की बात करें हम लोग। हमेशा ध्यान देना इस बात को, वैश्वीकरण एवं आंतरिक सुरक्षा की बात करें हम लोग। वैश्वीकरण एवं आंतरिक सुरक्षा की बात की जाए, आपसे एक सामान्य प्रश्न पूछा जा सकता है कि ग्लोबलाइजेशन कैसे इंटरनल सिक्योरिटी को प्रभावित करता है। यह वैश्वीकरण कैसे आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित करता है। क्या वैश्वीकरण का निरंतर विस्तार आंतरिक सुरक्षा के समक्ष एक चुनौती है या नहीं है? हमेशा ध्यान देना इस बात को। क्या आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हम वैश्वीकरण से दूर जा सकते हैं? एक सिंपल अर्थ लूं, यह जो वैश्वीकरण है इसका समान अर्थ होता है विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकरण। देखो आप, यदि हम वैश्वीकरण की बात करें तो वैश्वीकरण का समान अर्थ होता है विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकरण। अब एक चीज सोचो, जब विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकरण होगा तो पूंजी, उत्पाद का मुक्त आवागमन होता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। इस वैश्वीकरण का अर्थ है विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकरण। और जब विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकरण होता है तो पूंजी और उत्पाद का मुक्त आवागमन होता है, अर्थात कोई रोक टोक ना हो, फ्री आवागमन होता रहे। एक बात ध्यान देना इस बात को। अब एक चीज सोचो आप, अब एक प्रश्न कि वैश्वीकरण कैसे आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करेगा या कमजोर करेगा। एक बात याद रखना कि आंतरिक सुरक्षा की जब बात करेंगे हम लोग, तो यदि गरीबी बढ़ेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, क्षेत्रीय असमानता बढ़ेगी तो स्वाभाविक है कि आक्रोश पैदा होगा, व्यवस्था पैदा होगी। और जब व्यवस्था पैदा होगी तो उसका परिणाम क्या होगा? जब व्यवस्था पैदा होगी, अव्यवस्था पैदा होगी या आक्रोश पैदा होगा तो लोग कानून का विरोध करेंगे। और जब लोग कानून का विरोध करेंगे तो स्वाभाविक है आंतरिक सुरक्षा क्या होगी? कमजोर होगी। देखो कैसे और किस रूप में, इसे ध्यान से समझो इस बात को। जैसे यह कहा जाता है कि वैश्वीकरण आंतरिक सुरक्षा की, यह दो एंगल है। एक नजरिया यह कहता है कि वैश्वीकरण से आंतरिक सुरक्षा हमेशा ध्यान दो, एक
दृष्टिकोण यह है कि ग्लोबलाइजेशन से आंतरिक सुरक्षा कमजोर होती है। यह कैसे होगा और किस रूप में होगा, इसको ध्यान से समझो इस बात को। ग्लोबलाइजेशन से, वैश्वीकरण से आंतरिक सुरक्षा कमजोर होती है। क्यों? पूरी बात ध्यान देने इस बात को। यदि हम वैश्वीकरण की बात करें, हमेशा ध्यान दें इस बात को, जब आप वैश्वीकरण की बात करोगे तो स्वाभाविक है, हमेशा ध्यान दो, तो स्वाभाविक है पूंजी का मुक्त आवागमन होगा। जब आप ग्लोबलाइजेशन की बात करोगे तो पूंजी का मुक्त आवागमन होगा, फ्री आवागमन होगा पूंजी का। लेकिन जब पैसा आता है तो पैसा वही लगेगा जहां लाभ प्राप्त हो। आप ध्यान सुनिए इस बात को। इसका मतलब यह है कि विकसित क्षेत्रों में निवेश ज्यादा होगा और अविकसित क्षेत्रों में हम निवेश कम की बात करें। पूरी बात ध्यान देने इस बात को। जब पूंजी का मुक्त आवागमन होगा तो स्वाभाविक है पूंजी तो लाभ के लिए आती है, लाभ के लिए आती है पूंजी। तो विकसित क्षेत्रों में निवेश ज्यादा होगा क्योंकि वह लाभ की प्राप्ति ज्यादा होगी और अविकसित क्षेत्रों में निवेश कम होगा। परिणाम यह होगा क्षेत्रीय विषमता बढ़ेगी। जैसे छोटा सा एग्जांपल लेता हूं इंडिया का। इंडिया में की बात करें, जो क्षेत्र सबसे ज्यादा डेवलप है वहां पैसा ज्यादा लग रहा है। विदेश के लोग, फॉरेन इन्वेस्टर यदि आते भी हैं तो पैसा वहां लगाते हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर ज्यादा डेवलप है, आधारभूत संरचना का विकास ज्यादा हुआ है। क्षेत्रीय विषमता में यदि वृद्धि हुई तो स्वाभाविक है पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अंदर आक्रोश पैदा होगा। परिणामतः पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अंदर आक्रोश पैदा, जब आक्रोश पैदा होगा तो ये लोग क्या करेंगे? व्यवस्था एवं सरकारी नीति का विरोध करेंगे और सरकारी नीति का वे विरोध होगा तो स्वाभाविक है कानून का विरोध, और कानून का विरोध होगा तो आंतरिक सुरक्षा कठिन। इंटरनल सिक्योरिटी कैसे कठिन हो रही है, इसे ध्यान से समझो इस बात को। यदि हम वैश्वीकरण की बात करें तो एक मत यही है कि वैश्वीकरण से आंतरिक सुरक्षा कमजोर होती है। क्यों? क्योंकि जब हम वैश्वीकरण की बात करेंगे तो वैश्वीकरण का अर्थ है पूंजी की अर्थव्यवस्था का एकीकरण। और जब पूंजी की अर्थव्यवस्था का एकीकरण होता है तो स्वाभाविक है पूंजी का मुक्त आवागमन होता है। और जब पूंजी का मुक्त आवागमन होगा तो विकसित क्षेत्रों में निवेश होगा, विकसित क्षेत्रों में निवेश होगा और अविकसित क्षेत्रों में निवेश कम होगा। इसका परिणाम यह होगा कि क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि होगी। जो क्षेत्र ज्यादा डेवलप है और डेवलप होते चले जाएंगे। हमेशा
जब क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि होगी तो परिणामतः पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अंदर आक्रोश पैदा होगा। अब क्या सर, ये लोग क्या करेंगे? व्यवस्था और सरकारी नीति का विरोध करेंगे। जब ये लोग सरकारी नीति का विरोध करेंगे तो कानून का विरोध होगा, और कानून का यदि विरोध हुआ तो आंतरिक सुरक्षा क्या होगी? कठिन हो जाएगी। हमेशा ध्यान दें इस बात को। मैंने क्या कहा? यह आंतरिक सुरक्षा कठिन हो जाएगी। सबसे बड़ी चीज तो यही है। दूसरा एग्जांपल देखो जरा, कैसे हमेशा कुछ मत है। यदि हम वैश्वीकरण की बात करेंगे तो वैश्वीकरण के युग में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी। अब सोचो, कंपनियों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ जाएगी, और उन प्रतिस्पर्धा के बीच की हम बात करें, जब प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी तो ध्यान देना, प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए कंपनियां लागत में कटौती पर बल देंगी। पूरी बात ध्यान दो इस बात को, हमेशा ध्यान दो। वैश्वीकरण के युग में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और जब कंपटीशन बढ़ेगा तो उस प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए कंपनियां क्या करेंगी? लागत में कटौती पर बल देंगे। सोचो आप, और जब लागत में कटौती पर बल देंगी तो इसके लिए दो काम करेंगी कंपनियां। पहली चीज, तकनीक का प्रयोग करेंगे, और दूसरी चीज श्रमिकों की छटनी। हमेशा ध्यान दो, या तो कंपनियां तकनीक का प्रयोग करेंगी, जब लागत में कटौती करेंगी तो क्या करेंगी? लागत में कटौती कैसे होगी? जब श्रमिकों को वेतन कम से कम दिया जाए, श्रमिकों को वेतन कम से कम दिया जाए, और श्रमिकों को वेतन कम से कम तभी देंगी जब श्रमिकों की छटनी होगी, और जब श्रमिकों की छटनी होगी तो तकनीक का प्रयोग बढ़ेगा। आप सोचो, आप जब तकनीक का प्रयोग बढ़ेगा तो स्थिति क्या होगी? बेरोजगारी बढ़ेगी, हमेशा। और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो गरीबी में वृद्धि तथा व्यक्तिगत हमेशा असमानता में वृद्धि। जब गरीबी में वृद्धि तथा व्यक्तिगत असमानता में वृद्धि होगी तो दो काम होगा। परिणामतः व्यवस्था का विरोध, क्योंकि गरीब व्यक्ति जब भुखमरी का शिकार होगा तो व्यवस्था का विरोध करेगा। वो हमेशा ध्यान दो, वो व्यवस्था का विरोध करेगा। अब व्यवस्था का जब विरोध करेगा तो दो बातें होगी। हमेशा ध्यान दो इस बात को, या तो नक्सलवाद की तरफ चला जाएगा, या तो नक्सलवाद का समर्थन करेगा। हमेशा या तो व्यवस्था बदलने की कोशिश करेगा। व्यवस्था बदलने की कोशिश करेगा। ये दोनों क्या करेंगी? आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती पैदा कर देंगी।
ध्यान से समझो इस बात को। ये अलग विचार है। मैंने ये कहा कि वैश्वीकरण से आंतरिक सुरक्षा कमजोर होती है, क्योंकि वैश्वीकरण के युग में प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी, और जब प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होगी तो प्रत्येक कंपनी प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए कंपनियां क्या करेंगी? लागत में कटौती पर बल देंगी। और लागत में जब कटौती की बात होगी तो एक तरफ तकनीक का प्रयोग करेंगे और दूसरी तरफ श्रमिकों की छटनी करेंगे। इन दोनों के लिए क्या होगा? बेरोजगारी में वृद्धि होगी। और जब बेरोजगारी में वृद्धि होगी तो एक चीज सोचो, एक तरफ गरीबी बढ़ेगी और दूसरी तरफ व्यक्तिगत असमानता में वृद्धि होगी, क्योंकि जिसके पास जॉब होगा उसके पास पैसे होंगे, जिसके पास जॉब नहीं है उसके पास पैसे नहीं होंगे। तो गरीबी में वृद्धि तथा व्यक्तिगत असमानता में वृद्धि होगी। इसका परिणाम क्या होगा? परिणामतः व्यवस्था का विरोध बढ़ जाएगा। अब व्यवस्था का जब विरोध बढ़ेगा तो या तो लोग नक्सलवाद को सपोर्ट करेंगे या तो व्यवस्था को बदलने की कोशिश की जाएगी। ये दोनों क्या करेगी? आंतरिक सुरक्षा के समक्ष एक चुनौती पैदा कर देगी। इसलिए यह कहा जाता है कि हमेशा जान दो, यह कहा जाता है कि वैश्वीकरण कहीं न कहीं आंतरिक सुरक्षा के लिए एक चुनौती है। लेकिन यह तो एक मत है। दूसरे वर्ग का मानना है कि वैश्वीकरण आंतरिक सुरक्षा को मजबूत भी कर सकता है। अच्छा देखो, सबसे बड़ी चीज तो यही है। दूसरी चीज बात करें हम लोग, हमेशा ध्यान देने इस बात को। हम दूसरी बात करें, दूसरा वर्ग ये मानता है हमेशा कि वैश्वीकरण से आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो सकती है। रीजन क्या है? ये सबका अपना अपना तर्क है। ये तर्क क्या देते हैं? हमेशा ध्यान दो इस बात को। तर्क ये देते हैं, हम जब वैश्वीकरण की बात करेंगे तो हमेशा ध्यान दो इस बात को, ग्लोबलाइजेशन की बात की जाएगी तो ये क्या करेगा? पूंजीवाद को प्रमोट करेगा। पूंजीवाद क्या करेगा? उपभोक्तावाद को प्रोत्साहित करेगा। हमेशा उपभोक्तावाद कहता है खाओ पियो और मौज करो। इसका परिणाम क्या होगा? परिणामतः लोग धर्म से तटस्थ एवं निष्क्रिय होंगे। ये कहा जाए ऐसे लोग धर्म से तटस्थ हो जाएंगे, क्योंकि उपभोक्तावाद लोगों को क्या करेगा? ध्यान देना, यह वैश्वीकरण, यह पूंजीवाद को प्रमोट करता है। यह उपभोक्तावाद को प्रोत्साहन, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था में उपभोक्तावाद को प्रोत्साहन मिलेगा जिसका उद्देश्य है खाओ पियो और मौज करो। परिणामतः क्या होगा? लोग धर्म से तटस्थ होंगे। जब लोग धर्म से तटस्थ होंगे तो स्वाभाविक है धर्मनिरपेक्ष समाज बनेगा। और जब धर्मनिरपेक्ष समाज बनेगा तो एक बड़ी चीज देखो आप, धर्म को लेकर संघर्ष कम
या समाप्त। तथा सांप्रदायिक तनाव की संभावना कम। हमेशा जब लोग धर्म से निरपेक्ष होंगे, समाज जब सेकुलर बनेगा, तो धर्म को लेकर संघर्ष कम होगा या समाप्त हो जाएगा, या सांप्रदायिक तनाव की संभावना कम हो जाएगी। जब कम होगी तो आंतरिक सुरक्षा क्या होगी? मजबूत होगी। एक बात ध्यान दें, इस बात को, आंतरिक सुरक्षा क्यों मजबूत होगी? मैंने क्या बताया आपसे? पूंजीवाद को प्रोत्साहन, उपभोक्तावाद को प्रोत्साहन। लोग धर्म से तटस्थ होंगे तो धर्मनिरपेक्ष समाज का निर्माण होगा। और सांप्रदायिक तनाव आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। पहला तर्क। हमेशा दूसरा तर्क इनका क्या दिया जाता है कि वैश्वीकरण हमेशा, इस वैश्वीकरण के युग में क्या हुआ? यूरोपीय एवं पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार। स्वाभाविक है, जब संस्कृति का प्रसार होगा तो एक बड़ा सा इश्यू, संस्कृतियों का एकीकरण होगा, सांस्कृतिक विविधता समाप्त। और जब सांस्कृतिक विविधता समाप्त होगी तो फिर संस्कृति को लेकर समाप्त, और जब संस्कृति को लेकर संघर्ष समाप्त होगा तो आंतरिक सुरक्षा मजबूत। देखो तर्क क्या है? बात करें ग्लोबलाइजेशन की, यूरोपीय एवं पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार होगा। क्योंकि जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करेंगे, यूरोपीय एवं वेस्टर्न कल्चर का प्रसार होगा, संस्कृतियों का एकीकरण होगा। क्योंकि पूरी दुनिया में यूरोपियन कल्चर का प्रभाव होगा, और यह दिखने भी लगा है कि गांव में भी लोग यूरोपियन कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल, अब गांव में भी लोगों के फ्रिज में कोका कोला और थम्स अप आ चुका है। लोग पिज्जा और बर्गर खाना पसंद कर रहे हैं, जबकि आज के 10-15 साल पहले लोग पिज्जा बर्गर मेट्रो सिटी का एक कल्चर था। पर देखो आज गांव में भी लोग पिज्जा और बर्गर खाना पसंद कर रहे हैं। हो सकता है अगले 10 साल बाद क्या होगा, पूरी दुनिया में एकमात्र कल्चर हो, यूरोपियन या अमेरिकन कल्चर। लोगों का खान पान चेंज हो चुका है। गांव की लड़कियां भी टॉप और जींस पहनती हैं, लड़के भी, बूढ़े लोग भी बरमूडा पहन रहे हैं, जबकि हमारा जो कल्चर था गांव का, धोती और कुर्ता। लोग अपने परंपरागत कल्चर को छोड़ते जा रहे हैं। जैसे आज हर बच्चा क्या कर रहा है? अंग्रेजी सीखना चाहता है। उसे कैरियर किस में दिख रहा है? इंग्लिश में दिख रहा है। फ्यूचर में हो सकता है लोग भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी को भूल जाएं, क्योंकि जो जनरेशन आएगी उसकी पूरी शिक्षा और दीक्षा इंग्लिश में हुई है। तो स्वाभाविक है वह अंग्रेजी को पसंद करेगा, वह इंग्लिश को पसंद करेगा, अपने रीजनल कल्चर को, भाषा को भूल चुका होगा। पूरी दुनिया में एक लैंग्वेज होगी, एक तरह का खान पान होगा, एक तरह का पहनावा होगा। जो कल्चरल डाइवर्सिटी है वो समाप्त हो जाएगी। तो संस्कृति को लेकर के जो संघर्ष हो रहा था वो समाप्त हो जाएगा। आंतरिक सुरक्षा क्या होगी? मजबूत होगी।
अब देखो, आप फिर एक प्रश्न की बात करें कि कैसे वैश्वीकरण कर क्या रहा है। फिर एक प्रश्न, हमेशा ध्यान दो इस बात को। सबसे बड़ी चीज तो ये कि आंतरिक सुरक्षा कैसे मजबूत होती है। कुछ लोगों ने यह कहा कि वैश्वीकरण से क्या होगा, पूंजी का निवेश होगा, निवेश होगा, औद्योगिकरण बढ़ेगा, औद्योगिकरण बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा, रोजगार का सृजन होगा तो गरीबी में कमी आएगी। यह तर्क है। दूसरा तर्क यह, जब औद्योगिकरण बढ़ेगा तो स्वाभाविक है सरकार को राजस्व प्राप्त होगा, राजस्व प्राप्त होगा तो सरकार कल्याणकारी योजना पर खर्च करेगी। जब खर्च करेगी तो लोगों का क्या होगा, विकास होगा। ये दोनों क्या करेंगे, व्यवस्था परिणामतः व्यवस्था का समर्थन, और जब व्यवस्था का समर्थन होगा तो कानून का पालन होगा, कानून का पालन हुआ तो शांति व्यवस्था, और शांति व्यवस्था होगी तो स्वाभाविक है आंतरिक सुरक्षा क्या होगी, मजबूत होगी। ध्यान से सुनो इस बात को। ये बातें, ये ग्लोबलाइजेशन की बात करें, वैश्वीकरण, ये पूंजी का निवेश होगा। हमेशा ध्यान दो, पूंजी का निवेश हुआ तो औद्योगिकरण बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा, गरीबी में कमी आएगी। हम साइकिल को घुमाते चले जाओ आप। जैसे मैंने ये कहा, ये साइकिल देखो आप कि यदि पूंजी का निवेश तो औद्योगिकरण होगा, औद्योगिकरण हुआ तो रोजगार का क्या होगा, सृजन। रोजगार के यदि सृजन बढ़ा तो स्वाभाविक है गरीबी में क्या आएगी, कमी आएगी। यह साइकिल हमेशा चलता रहेगा। ध्यान सुनो इस बात को। पूंजी का निवेश होगा, औद्योगिकरण बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा, गरीबी में कमी आएगी। दूसरी तरफ यदि औद्योगिकरण बढ़ा तो सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी। सरकार के पास यदि पैसा आया तो सरकार कल्याणकारी योजना पर खर्च करेगी, जिससे लोगों का विकास होगा। ये दोनों क्या करेंगे, व्यवस्था का समर्थन। और जब व्यवस्था का समर्थन होगा, लोग सिस्टम को सपोर्ट करेंगे तो लोग कानून का पालन करेंगे। जब पालन करेंगे तो शांति व्यवस्था बनी रहेगी, आंतरिक सुरक्षा क्या होगी, मजबूत होगी। यह साइकिल हमेशा चलती रहेगी। अब ध्यान देना इस बात को। हमेशा ध्यान देना इस बात को। इसका अर्थ ये कि ये जो वैश्वीकरण है, ये आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करता है। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते आपसे। अब एक प्रश्न कैसे बनेगा? प्रश्न कैसे बन सकता है कि वैश्वीकरण के युग में आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करें।
एक बात ध्यान देने इस बात को, वैश्वीकरण के युग में आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करें। मान लिया जब प्रश्न पूछा जाता है, एक बात याद रखना, हम सबसे पहले बात करेंगे वैश्वीकरण का अर्थ। हम सेकंड पेरे में बात करें, चूंकि समीक्षा करनी है तो दो बात करेंगे कि ग्लोबलाइजेशन इंटरनल सिक्योरिटी को मजबूत करेगा या कमजोर करेगा। तो सीधे हम बात करेंगे अर्थ, फिर यह करेंगे कि भारत जैसे देश अपनी गरीबी को दूर करने के लिए, अर्थव्यवस्था के विकास के लिए वैश्वीकरण की ओर चल पड़ा। हमेशा ध्यान दो, सेकेंड पैरे की बात करेंगे। जैसे देश आर्थिक समृद्धि के लिए वैश्वीकरण की चल पड़ा और यह माना गया कि वैश्वीकरण से आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी। क्यों मजबूत होगी? आप रीजन बताते चली जाओ। 1 2 3, 1 2, हम 3 की बात हम थर्ड पैरे में आएंगे, समीक्षा करनी है। लेकिन आशंकाएं भी हैं, हमेशा ध्यान दो इस बात को। लेकिन यदि वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि होती है में तो आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती बढ़ सकती है। क्यों? हम चौथे पैरे में आएंगे। अतः वैश्वीकरण के युग में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने के लिए वैश्वीकरण का मानवीकरण करना जरूरी है। अतः वैश्वीकरण के युग में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने के लिए समावेशी विकास के साथ वैश्वीकरण का मानवीकरण आवश्यक है। अंत में हम 5वें पैरे की बात करेंगे और निष्कर्ष की बात करेंगे। अर्थात यह जो प्रश्न है 5 पैरे में टूट जाएगा, 5 पैरे में टूट जाएगा। मेन जो आपका आंसर होगा ये है, सेकेंड पैरा, थर्ड पैरा और फोर्थ पैरे की बात करें। अच्छा, अब करना क्या होगा? प्रश्न ये भी नहीं पूछ सकता है प्रश्न कैसे पूछेगा और हम गलतियां करते क्या हैं। हमेशा ध्यान दो इस बात को, हम क्या गलतियां करते हैं। देखो आप, ठीक है, ध्यान से समझो इस बात को। इतने पैरे में टूट जाएगा। मान लिया जाए कि गवर्नमेंट कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रही है जिसमें बाजार खुले जा रहे हैं, हमेशा इकोनॉमी को ओपन किया जा रहा है, हम अर्थव्यवस्था को खोलते जा रहे हैं। मान लिया जाए गवर्नमेंट कोई ऐसा एग्रीमेंट कर रही है, जैसे मैंने ये कहा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात करें हम लोग।
मान लिया जाए ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। पता ये चला सरकार कोई मुक्त व्यापार क्षेत्र का विकास कर रही है, फ्री ट्रेड एरिया का विकास कर रही है, जैसे एफटीए की बात करें हम लोग, या दो देश आपस में समझौता कर रहे हैं ताकि पूंजी और उत्पादों का मुक्त आवागमन हो सके। पूरी बात ध्यान देना, दो चीज होगी, पूंजी एवं उत्पादों का हम मुक्त आवागमन की बात करें, मान लिया जाए पूंजी उत्पादों का मुक्त आवागमन हो रहा है, फ्री ट्रेड एरिया की बात करें या एग्रीमेंट की बात करें, तो यदि पूंजी का मुक्त आवागमन हुआ और पूंजी भारत के केवल विकसित क्षेत्रों में लगी, तो जिनका विकास हो चुका है और ज्यादा डेवलप होते चले जाएंगे, और जो पिछड़े हैं वो निरंतर पिछड़ते चले जाएंगे, और जो क्षेत्र पिछड़ गया, हमेशा ध्यान दो, जो क्षेत्र पिछड़ गया स्वाभाविक है उन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अंदर आक्रोश की भावना पैदा होगी, और जब आक्रोश की भावना पैदा होगी, गुस्सा पैदा होगा, तो ये लोग व्यवस्था का विरोध करेंगे, ये सरकार की आलोचना करेंगे, ये लोग कानून का विरोध करेंगे। फिर उसका क्या परिणाम होगा, ये ध्यान देना इस बात को। इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं जिसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखो आप, जैसे समावेशी विकास और आंतरिक सुरक्षा, समावेशी विकास एवं आंतरिक सुरक्षा की बात करें, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इंटरनल सिक्योरिटी, हम ग्रोथ की बात करें, प्रश्न ये है क्या समावेशी विकास आंतरिक सुरक्षा को मजबूत कर सकता है या नहीं कर सकता। हमेशा ध्यान दें इस बात को। क्या, प्रश्न देखो, समावेशी विकास एवं हम आंतरिक सुरक्षा की बात करें, आपसे प्रश्न देखो कैसे, समावेशी विकास का अर्थ क्या होता है इसे देखो आप, कहते किसे हैं। ये समावेशी विकास का अर्थ होता है कि विकास की मुख्य धारा में सभी को शामिल कर देना, अर्थात विकास का लाभ सभी को मिलना। पूरी बात ध्यान दो इस बात को। देखो आप, समावेशी विकास एवं इंटरनल सिक्योरिटी, विकास की मुख्य धारा में सभी को शामिल कर देना, अर्थात विकास का लाभ सभी को मिलना, इसे ही कहते हैं समावेशी विकास। हमेशा ध्यान दो इस बात को। हम जब समावेशी विकास की बात करते हैं तो दो बात याद रखना, क्षेत्रीय संतुलन के रूप में समावेशिता, संतुलन के रूप में समावेशिता, दूसरी तरफ गरीबी उन्मूलन के रूप में समावेशिता। ध्यान देना इस बात को।
समावेशी विकास की बात, क्षेत्रीय संतुलन के रूप में समावेशिता और गरीबी उन्मूलन के रूप में समावेशिता। लेकिन इसका समान अर्थ है विकास का मुख्य धारा में सभी को शामिल कर देना, अतः विकास का लाभ सभी को मिले, सभी क्षेत्रों का समान विकास हो। इसका अर्थ यह है, इसका समान अर्थ यह है सभी को विकास का लाभ मिलना और सभी क्षेत्रों का विकास होना, यह इसका समान अर्थ होता है। ध्यान देने इस बात को, सभी को विकास का लाभ मिलना और सभी क्षेत्रों का विकास होना। आप ध्यान देने इस बात को, यदि सभी को विकास का लाभ मिला तो गरीबी समाप्त हो जाएगी। गरीबी उन्मूलन के रूप में समावेशिता, यदि गरीबी समाप्त हो गई तो जिस व्यवस्था में रहने वाले लोग गरीब नहीं हैं, वे लोग व्यवस्था को सपोर्ट करेंगे, और जब वे लोग व्यवस्था को सपोर्ट करेंगे तो उस व्यवस्था में जिस कानून का निर्माण होगा लोग उस कानून का अनुपालन करेंगे। यदि कानून का अनुपालन हुआ तो स्वाभाविक है नक्सलवाद जैसी समस्या जन्म नहीं लेगी, हमेशा ध्यान दो इस बात को, और न तो क्षेत्रवाद जैसी समस्या जन्म लेगी। और जब क्षेत्रवाद जैसी समस्या जन्म नहीं लेगी तो फिर आंतरिक सुरक्षा क्या होगी? मजबूत होगी। जैसे इसको इस तरह देखो आप, हमेशा ध्यान दो इस बात को, मीनिंग क्या कहा? समावेशी विकास। समावेशी विकास होगा तो पहली चीज विकास का लाभ सभी को मिलेगा। दूसरी चीज सभी क्षेत्रों का विकास होगा। अब सोचो, सभी को विकास का लाभ मिला तो स्वाभाविक है आर्थिक असमानता में कमी होगी। दूसरी तरफ क्या होगा? गरीबी में कमी आएगी। हम दोनों की यदि बात करें तो स्वाभाविक है कि लोगों का विकास होगा। व्यवस्था में लोगों का विकास और विकास होगा तो लोग क्या करेंगे? व्यवस्था का समर्थन करेंगे। जब लोग व्यवस्था का समर्थन करेंगे तो स्वाभाविक है शांति व्यवस्था बनी रहेगी। जब सभी क्षेत्रों का विकास होगा तो स्वाभाविक है क्षेत्रवाद जन्म नहीं लेगा। क्षेत्रवाद जन्म नहीं लेगा। तीसरी तरफ यह कहा जाए, जब गरीबी में कमी आएगी और क्षेत्रवाद जन्म नहीं लेगा तो स्वाभाविक है नक्सलवाद का विस्तार नहीं होगा। हमेशा ध्यान दो, नक्सलवाद का विस्तार नहीं होगा, और जब नक्सलवाद का विस्तार नहीं होगा तो आंतरिक सुरक्षा क्या होगी? मजबूत होगी। इसका अर्थ यह है कि यदि इंटरनल सिक्योरिटी को, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाना है तो फिर समावेशी विकास जरूरी है। बिना समावेशी विकास के आंतरिक सुरक्षा मजबूत नहीं हो सकती है।
अब ध्यान से सुनो इस बात को, कैसे और किस रूप में हम बात करें। घूम फिर के लिखना वही है, सब कुछ लफाजी है। तरीका समझ में आ जाओ। मैं आपसे बार बार कहता हूं, यूपीएससी मेंस का प्रश्न सॉल्व करना बहुत आसान है। मैं किसी प्रश्न को बाहर जाने नहीं दूंगा, पर आपको क्या करना होगा, मुझे फॉलो करना होगा कि मैं किस तरह किसी टॉपिक को ब्रेक कर रहा हूं। देखो आप, जैसे ये तो समझ में आ गया, यहां से प्रश्न कैसे बनाएगा यूपीएससी, प्रश्न कैसे बनाएगा यूपीएससी। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समावेशी विकास एक पूर्ववर्ती शर्त है। विकास एक पूर्ववर्ती शर्त है, स्पष्ट करें। अब देखो, आप आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समावेशी विकास एक पूर्ववर्ती शर्त है। इसका अर्थ यही है, यदि समावेशी विकास नहीं हुआ तो आंतरिक सुरक्षा मजबूत नहीं होगी। देखो आंसर कैसे चलेगा। फर्स्ट पैरे में समावेशी विकास का अर्थ, जब अर्थ की हम बात करेंगे तो एक लाइन में इसकी मीनिंग बता देंगे कि विकास के मुख्य धारा में सभी को शामिल कर देना, यह इसका सामान्य अर्थ है। विकास की मुख्य धारा में सभी को शामिल कर देना। लेकिन एक बात याद रखना है, प्रश्न ये है कि आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समावेशी विकास एक पूर्ववर्ती शर्त है। प्रश्न ये है, एक पूर्ववर्ती शर्त है, आपको ये प्रूफ करना है कि पूर्ववर्ती शर्त क्यों है। कई बार स्टूडेंट गलती क्या करता है कि आंतरिक सुरक्षा अलग लिखेगा और समावेशी विकास की मीनिंग अलग बताता है वो, पर चीजों को आपस में जोड़ देना है, ये ध्यान देना इस बात को। जैसे मैंने क्या कहा, फर्स्ट पैरे में इसका अर्थ बताओगे, आप सेकंड पैरा में बात करोगे एक पूर्ववर्ती शर्त है, तो सीधे लिखोगे आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए समावेशी विकास एक पूर्ववर्ती शर्त है। अब क्यों का जवाब देना है, हमेशा ध्यान दें इस बात को। मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं, समावेशी विकास से गरीबी दूर होगी, क्षेत्रीय समानता आएगी। क्लियर? और ये दोनों किसको मजबूत करेंगे? आंतरिक सुरक्षा को। हमेशा ध्यान दें इस बात को, समावेशी विकास एक पूर्ववर्ती शर्त है। क्यों शर्त है? तो आप सीधे बात करोगे कि समावेशी विकास से क्या होगा, गरीबी में कमी आएगी। समावेशी विकास से क्या होगा, क्षेत्रीय विषमता में कमी आएगी। समावेशी विकास से क्या होगा, सामाजिक सशक्तिकरण होगा। वहां से आप पॉइंट को उठा लोगे कि क्यों। हम थर्ड पैरे में आएंगे, क्योंकि पूर्ववर्ती शर्त है, ये बताना मुझे। अब इंडिया के एग्जाम्पल लेंगे कि जो नक्सलाइट क्षेत्र है,
यदि समावेशी विकास नहीं हुआ और चूंकि पूर्ववर्ती शर्त है, इसका मतलब यह कि समावेशी विकास के बिना आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो ही नहीं सकती। हम थर्ड पैरे में आएंगे और जब थर्ड पैरे की बात करेंगे तो कैसे हम आंसर चलेगा हमारा। हमेशा ध्यान दो, हम थर्ड पैरे की बात करेंगे। थर्ड पैरे में क्या होगा, हम सीधे कहेंगे समावेशी विकास के अभाव में आंतरिक सुरक्षा कठिन हो जाती है, क्योंकि हम सीधे इतनी बात करेंगे, हमेशा पिछड़े एवं गरीब क्षेत्र में नक्सलवाद का प्रसार होता है और नक्सलवाद आंतरिक सुरक्षा के समक्ष एक बड़ी चुनौती है। हमेशा ध्यान दो, पिछड़ी एवं गरीब क्षेत्र में नक्सलवाद का प्रसार तेजी से होता है और नक्सलवाद आंतरिक सुरक्षा के लिए एक चुनौती है। हम दूसरी चीज बात करें, ये क्यों? गरीब लोगों को आतंक की ओर मोड़ना आसान, और जब आसान होगा तो आतंकवाद का क्या होगा, प्रसार होगा। हम तीसरी चीज बात करें, ये सारी बातें मैं पढ़ाऊंगा आपको, देखो कैसे समावेशी विकास की बात करें। समावेशी विकास प्रश्न क्या, पूर्ववर्ती शर्त है। जैसे गरीब व्यक्ति जब भूख से मरता है ना, तो रोटी के लिए क्या करता है, हथियार उठा लेता है, उसे रोटी तो चाहिए ही, या तो व्यवस्था का विरोध करेगा। हम तीसरी चीज बात करें, हमेशा ध्यान देना इस बात को, हमेशा व्यवस्था का विरोध होगा। ये सारी बातें करने के बाद हम फोर्थ पैरे में आएंगे। इसलिए भारत सरकार 11वीं एवं 12वीं पंचवर्षीय योजना से समावेशी विकास को प्रोत्साहित कर रही है। अब 12वीं पंचवर्षीय योजना का स्लोगन ही था समावेशी, सतत, समावेशी एवं तीव्र समृद्धि। अब इसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब कर रही है सरकारी योजना का नाम दे देना है कि गवर्नमेंट क्या क्या योजना चला रही है। हम इसके चौथे पैरे में कि गवर्नमेंट किस तरह की योजना चला रही है। जब इकोनॉमिक्स पढ़ोगे आप, उसमें एक टॉपिक है समावेशी विकास। और ध्यान देना, किसी भी टॉपिक को अन्य सब्जेक्ट से अलग करके नहीं पढ़ना है आपको, हर टॉपिक को एक दूसरे से इंटरलिंक करना है, क्योंकि यदि टॉपिक आपका इंटरलिंक नहीं हुआ, इकोनॉमिक्स को अलग, इंटरनल सिक्योरिटी का अलग पढ़ोगे आप, प्रश्न को जब ट्विस्ट करेगा यूपीएससी, तो हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल हो सकता है इस पर निबंध पूछ दे कि समावेशी विकास और आंतरिक सुरक्षा। कई बार इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं निबंध में, और निबंध 250 नंबर का होता है। हमेशा ध्यान दो इस बात को। देखो आप, फिर यहां सरकारी योजना का उल्लेख करना होगा। अंत में हम 5वें पैरे में आएंगे और 5वें पैरे में हम निष्कर्ष की बात कर देंगे।
निष्कर्ष, और निष्कर्ष में एक लाइन, केवल हार्डली 10 शब्दों में आपको निष्कर्ष लिखना है। आंसर क्लोज। जब आप इस तरह लिखेंगे तो आपको नंबर मिलेगा। मैं बार बार कहता हूं कि एक नया लड़का आता है, सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ता, सिलेक्शन लेके चला जाता है। मार्केट में भीड़ है, बाजार में लोग क्या क्या दावे करते हैं, वास्तव में पढ़ाते क्या है। खुद सोचो, यदि आपको मैं बहुत सारा मैटर दे दूं, क्या आप रट पाओगे? और मैटर के दम पर यदि सिलेक्शन होता तो मार्केट में बहुत सारा मैटर है, फ्री का मैटर है। यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग फ्री में मैटर दे रहे हैं, पर क्या कोई लिखना सिखा रहा है? मैं बार बार कहता हूं, आप लिखना सीखो तो शायद आपके लिए सिलेक्शन बहुत आसान हो जाए। दूसरी चीज देखो, आप इसी प्रश्न को कैसे यूपीएससी ट्विस्ट कर सकता है। इसी प्रश्न को हमेशा ध्यान दो, समावेशी विकास की समावेशी विकास में असफलता आंतरिक सुरक्षा को अत्यंत कठिन बना सकता है। हमेशा ध्यान दो, समावेशी विकास में असफलता आंतरिक सुरक्षा को अत्यंत कठिन बना सकता है। स्पष्ट करें, सिंपल चीज है। इसका मतलब यह है, समावेशी विकास में यदि आप असफल हो गए तो स्वाभाविक है आंतरिक सुरक्षा भी अत्यंत क्या हो जाएगी? कठिन हो जाएगी। अभी मैं बहुत ही टर्म्स को बता रहा हूं, लिखना सिखा रहा हूं। जैसे जैसे आप इंटरलिंक करना सीख जाओगे तो मेरी क्लास की स्पीड बढ़ जाएगी। आप इस तरह सोचा करो, जैसे मैंने कहा गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी आई, हो सकता है उस पॉलिसी से इंटरनल सिक्योरिटी को इंटरलिंक कर दे। बस एक बात याद रखना है, यदि गवर्नमेंट की पॉलिसी से गरीबी बेरोजगारी में कमी आती है तो आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी। गरीबी बेरोजगारी में वृद्धि होती है तो आंतरिक सुरक्षा कमजोर होगी। कल की वीडियो यूट्यूब पर पड़ी हुई है कि कुछ बच्चों का रिक्वेस्ट आया था तबने, लेकिन अब जो हमारी क्लास खत्म हुई वो वीडियो हाइड हो जाएगी या वीडियो प्राइवेट हो जाएगी यूट्यूब पे। इसे मैं चाहता हूं लाइव देखो आप, ताकि आपको ज्यादा ज्यादा लाभ मिले। थैंक यू। कल मिलते हैं हम लोग, कल मिलेंगे हम लोग 2:30 बजे, 2:30 से लेकर 4 बजे तक। ओके।